students, I am your teacher for this lecture. Welcome to the multiple choice question discussion. In this lecture, we will discuss the MCQs on the given topic, excretory product and their elimination. So let's start the question. Okay, so the question number 1 is, excretion of the nitrogenous product in the semi-solid form is performed by. जो भी मतलब नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट का हम एक्सक्रीशन करते हैं सेमी सॉलिड फॉर्म में, वो कौन परफॉर्म करते हैं? दैट इज फर्स्ट ऑप्शन है मोनोटैलिक ऑर्गेनिज्म विच एक्चुअली रिलीजेस द अमोनिया. एज यू नो बेटा, जो अमोनिया हमारे पास निकलता है वो हाईली सॉल्यूबल है इन द वाटर. ठीक है, तो अमोनिया जो है इट इज़ हाईली सॉल्यूबल इन द वाटर, तो डेफिनेटली ये हमारा लिक्विड फॉर्म में होगा. यूरियोटैलिक में जो यूरिया निकलता है इट इज़ स्लाइटली सॉल्यूबल इन द वाटर, सो इट इज सेड टू बी स्लाइटली सॉल्यूबल इन द वाटर. तो इसके साथ पानी ज़रूर निकलेगा इसके रिमूवल के लिए. ठीक है, और यूरिकोटैलिक में जो वेस्ट मटेरियल निकलता है वो यूरिक एसिड है, और यूरिक एसिड जो निकलता है वो सॉलिड फॉर्म में निकलता है. इट कम्स इनटू द सॉलिड फॉर्म बिकॉज इट इज़ नॉट सॉल्यूबल इन द वाटर. तो इसमें जो क्वेश्चन का आंसर हम लोगों के पास है सॉलिड फॉर्म में जो रिलीज आउट होगा दैट विल बी द यूरिक एसिड. सो इट इज़ डन बाय द यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिज्म. All of the above is not possible because as such ammonia and urea are like soluble in the water. Then next हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन आता है, वाई टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट द लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजीनियस वेस्ट. जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है वो लेस टॉक्सिक मटेरियल क्यों निकालते हैं? पहली बात तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में मोस्टली या तो जो वेस्ट निकलता है वो या तो यूरिया निकलता है जैसे कि ह्यूमंस के केस में, या फिर उनके केस में यूरिक एसिड निकलता है विच इज़ बेसिकली इन द केस ऑफ लाइक बर्ड्स और रेप्टाइल्स यू कैन से. ठीक है, जो कि हमारे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैं, और ये दोनों बेटा लेस टॉक्सिक हैं. अगर अमोनिया की बात की जाए तो अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक इन नेचर. क्लियर? तो लेस टॉक्सिक क्यों निकाला जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द वाटर, सेकेंड है फॉर मेंटेनिंग द ऑस्मोलैरिटी, सी ऑप्शन है टू फैसिलिटेट द सिंपल डिफ्यूजन, और डी ऑप्शन आपके पास है इट इज़ ईजी टू एक्सक्रीट द लेस टॉक्सिक सब्सटेंसेस. तो इसका जो सीधा सीधा आंसर हम लोगों के पास है वो आता है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द वाटर, क्योंकि जितने भी लेस टॉक्सिक हमारे वेस्ट निकलते हैं दे आर कंपैरेटिवली लेस सॉल्यूबल इन द वाटर, सो दैट वी कैन मेंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ द वाटर इन द बॉडी. सो द फर्स्ट ऑप्शन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द वाटर इज परफेक्ट. Clear? Maintaining osmolarity is not there because maintaining osmolarity is not related with the toxic nature. Facilitate the simple diffusion is not there. It is easy to excrete the less toxic substance, ऐसा भी नहीं है. ठीक है, यूरिया यूरिक एसिड भी निकाले जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द किडनी. तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का जो राइट ऑप्शन हमारे पास है दैट विल बी द ए. देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास आता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्लियर? तो थर्ड में हम लोगों के पास है, इन डैश नाइट्रोजीनियस वेस्ट इज एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजीनियस पैलेट. पैलेट की फॉर्म का मतलब होता है सॉलिड फॉर्म में. सॉलिड फॉर्म में जो वेस्ट निकलता है, ठीक है, सूखा ड्राई सॉलिड फॉर्म में, ये किस में निकलता है? सबसे पहला ऑप्शन बेटा फिश है. तो फिश के केस में देखो जो वेस्ट निकलता है वो ज़्यादातर फिशेस में अमोनिया है अगर हम बोनी फिश की बात करें, और अगर कार्टिलेजेनियस है तो उनके केस में यूरिया है जो पैलेट की फॉर्म में नहीं निकलता है. सो फर्स्ट ऑप्शन नहीं आएगा. सेकंड बेटा स्पॉन्ज है. स्पॉन्ज में अगेन जो वेस्ट मटेरियल निकलता है वो हमारे पास अमोनिया है विच इज अगेन कम्स टू बी इन द लिक्विड फॉर्म. एज सच अमोनिया इज हाईली सॉल्यूबल इन द वाटर. क्लियर? रेप्टाइल्स की अगर आप बात करोगे तो रेप्टाइल्स जो हैं वो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है. टेरेस्ट्रियल हैं बेटा तो डेफिनेटली लैंड में रहेंगे. मैक्सिमम पानी इनको अपनी बॉडी में प्रिजर्व करना है बिकॉज टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, पानी ऑलरेडी सराउंडिंग में कम है. दे हैव टू मेंटेन अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ द वाटर इन द बॉडी. सो फॉर दैट पर्पज जो वेस्ट मटेरियल निकालते हैं बॉडी से बाहर वो ऐसा होगा जो कि पानी में सॉल्यूबल नहीं होगा. तो डेफिनेटली वो ड्राई फॉर्म में या पैलेट्स की फॉर्म में निकलेगा एंड दैट वेस्ट मटेरियल इज कॉल्ड यूरिक एसिड. क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो सही आंसर हमारे पास बनेगा दैट विल बी द सी ऑप्शन, रेप्टाइल्स. क्वेश्चन नंबर 4 है, फ्लेम सेल्स और द प्रोटोनेफ्रीडिया आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन. जो फ्लेम सेल्स हैं या जो प्रोटोनेफ्रीडिया हैं इनका बेटा दूसरा नाम भी नोट कर लो, दैट इज अ सोलिनोसाइट. समटाइम इनकी जगह पे अगर सोलिनोसाइट लिखा होगा तो कंफ्यूज नहीं होना, मतलब एक ही है. तो फ्लेम सेल या प्रोटोनेफ्रीडिया किन ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रीशन का रोल प्ले करते हैं?
सबसे पहले देखो आर्थ्रोपोड है, आर्थ्रोपोड पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि मैक्सिमम आर्थ्रोपोडा में या तो माल्फिगियन टिब्यूल्स हैं या फिर इवन आपके पास ग्रीन ग्लैंड है। प्लैटीहेलमिन्थस आर कॉमनली नोन एज द फ्लैट वॉर्म्स। तो फ्लैट वॉर्म्स वो हैं जिनमें सबसे पहले फ्लेम सेल डेवलप हुए थे फॉर द पर्पस ऑफ एक्सक्रीशन, एंड दीज फ्लेम सेल्स आर कॉल्ड प्रोटोनेफ्रीडिया। क्लियर? तो ये ऑप्शन सही है। एनालिड्स में अगेन नॉट पॉसिबल, क्योंकि एनालिड्स में जो स्ट्रक्चर होता है बेटा वो नेफ्रीडिया होता है। इट इज़ नॉट प्रोटोनेफ्रीडिया, इट इज़ नेफ्रीडिया। तो बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं क्योंकि ज़्यादा फर्क नहीं है। प्रोटोनेफ्रीडिया है जिनको फ्लेम सेल बोला जाता है, और एनालिड्स में यू हैव नेफ्रीडिया। क्रस्टेशियंस हैं, क्रस्टेशियंस में अगेन यू डू नॉट हैव द फ्लेम सेल्स, दे कम्स अंडर द आर्थ्रोपोडा। So the right answer for the question number 4th is the B option, that is a platyhelminthes which are called flatworms, जिनमें excretion के लिए present होते हैं flame cells which are called protonephridia. देन क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है माल्फिगियन टिब्यूल्स आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ। तो ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है बेटा ऑब्वियसली आर्थ्रोपोड्स के केस में, ठीक है, और आर्थ्रोपोड्स को बोला जाता है इंसेक्ट, लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास करेक्ट है, और इसका कॉमन एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो कॉकरोच इज द कॉमन एग्जाम्पल हैविंग द माल्फिगियन टिब्यूल्स। मैमल्स में पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैमल्स में बेटा किडनी प्रेजेंट होती है। बर्ड्स में अगेन यू हैव द किडनी, सो बर्ड्स कैन नॉट बी द ऑप्शन। रेप्टाइल्स में अगेन यू हैव द किडनी, सो द राइट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 5 इज द ए ऑप्शन विच इंक्लूड द इंसेक्ट। द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन द क्रस्टेशियन लाइक द प्रॉन। क्रस्टेशियन जो है वो बेसिकली एक क्लास है बेटा फाइलम आर्थ्रोपोडा की, जिसमें प्रॉन्स आते हैं जिनको एज अ सी फूड की फॉर्म में कंज्यूम भी किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है एंटीनल ग्लैंड। नाउ दैट इज अ राइट ऑप्शन। Antennal glands are also known as the green gland, which are basically help in excretion in case of the prawn. नेफ्रीडिया इनके केस में नहीं है क्योंकि नेफ्रीडिया बेटा एनालिड्स में आते हैं, फ्लेम सेल प्लैटीहेलमिन्थस में आते हैं, माल्फिगियन टिब्यूल कॉकरोच के केस में है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट ऑप्शन आपके पास बनेगा दैट विल बी द ए ऑप्शन, दैट इज द एंटीनल ग्लैंड, और यू कैन से द ग्रीन ग्लैंड फॉर एक्सक्रीशन। क्वेश्चन नंबर 7 है द पार्ट ऑफ द किडनी थ्रू विच द यूरेटर, ब्लड वेसल्स एंड द नर्व्स एंटर इनटू इट्स। तो अगर आप किडनी का यहाँ पे जस्ट एक डायग्राम चेक करो तो बीन शेप डायग्राम है बेटा, जैसे राजमा का शेप होता है ना वैसा शेप है आपकी किडनी का। तो ये जो किडनी का आपको डिप्रेस पार्ट नजर आता है, दिस पोर्शन इज कॉमनली नोन एज द हाइलम। इसको हाइलम बोला जाता है, ठीक है। हाइलम बेसिकली एक नॉच है, एक डिप्रेशन है जिसमें आर्टरी जो है वो एंटर करती है, क्लियर। ब्लड वेसल्स में जो वेन है वो लीव करेगी और इवन यहाँ से यूरेटर भी निकलेगा। तो दिस इज द पॉइंट वेयर द आर्टरीज एंटर, वेन लीव्स एंड इवन यूरेटर कम्स आउट। दिस पॉइंट इज बेसिकली नोन एज द हाइलम। तो फर्स्ट ऑप्शन बेटा रीनल कॉर्टेक्स है, दैट इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। सेकंड रीनल मेडुला है, वो भी नहीं है क्योंकि कॉर्टेक्स और मेडुला जो है वो किडनी के पार्ट्स हैं। कॉर्टेक्स इज द आउटर पार्ट ऑफ द किडनी, मेडुला इज द इनर पार्ट ऑफ द किडनी। थर्ड ऑप्शन है हाइलम, दैट इज अ करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन है यूरिथ्रा, दैट इज इनकरेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही ऑप्शन हमारे पास है दैट विल बी द सी ऑप्शन। क्लियर? देन नेक्स्ट आता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे लिखा है इनर टू द हाइलम ऑफ द किडनी देयर इज अ ब्रॉड फनल शेप स्पेस विच इज नोन एज व्हाट। तो किडनी का अगर आप सेक्शन व्यू कट करते हो तो दिस इज पोज लाइक द पार्ट ऑफ द किडनी, द आउटर पार्ट इज नोन एज द कॉर्टेक्स, द इनर पार्ट इज नोन एज द मेडुला। सो व्हेन यू लुक एट द डायग्राम बेटा दिस इज द पोर्शन विच इज कमिंग आउट, ठीक है। तो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है दिस इज नोन एज द यूरेटर, एंड दिस पोर्शन विच लुक लाइक अ फनल, क्योंकि आपके क्वेश्चन में लिखा है ब्रॉड फनल शेप, इस चीज के ऊपर आप स्ट्रेस दो, broad funnel shape. This broad funnel shape part is commonly known as the renal pelvis. Renal pelvis बोला जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है renal pelvis, that is correct. मेडुला इनकरेक्ट, कॉर्टेक्स इनकरेक्ट। एड्रीनल ग्लैंड तो बेटा वैसे भी आपका इमरजेंसी ग्लैंड है, इट इज़ नॉट रिलेटेड विद द किडनी, तो ये भी गया ऑप्शन से। सो सही ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए बना दैट विल बी द ए ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 9 में है स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। आपने किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बतानी है विच इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूरिन फॉर्मेशन। So the right answer for this question is the nephron. Nephron is the basic unit of the kidney which is actually responsible for the urine formation. हम बोलते हैं ना कि किडनी का मेन काम होता है यूरिन का फॉर्मेशन करना, तो किडनी में ऐसा क्या है जो यूरिन बनाएगा? दैट इज बेसिकली डन बाय द नेफ्रॉन। क्लियर? तो यहाँ पर सबसे पहले आपके पास फर्स्ट पार्ट आता है मेडुला। मेडुला डेफिनेटली आपके पास इनकरेक्ट है। नेफ्रीडिया अगेन इनकरेक्ट है। हाइलम अगेन इनकरेक्ट। सो द राइट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 9 इज द सी ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 10 है द ह्यूमन किडनी हैज अबाउट। ह्यूमन किडनी में कितने न्यूरॉन्स होते हैं? एक किडनी में बेटा 1 मिलियन न्यूरॉन नेफ्रॉन्स हैं, तो दोनों के मिला के 2 मिलियंस हैं, तो एक किडनी में पूछा है तो वी आर हैविंग 1 मिलियन नेफ्रॉन्स इन द वन किडनी। देन क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है फिगर शो द ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम विद स्ट्रक्चर लेबल्ड एज A to D. Select the option which correctly identify them and gives their characteristics and a function. तो अगर आप इस डायग्राम को देखो तो यहाँ पर बेटा टोटल 4 पार्ट हैं। अगर आप A को आइडेंटिफाई करो तो A बेसिकली हमारे पास है एड्रीनल ग्लैंड, जिसको इमरजेंसी ग्लैंड भी बोला जाता है। ठीक है। बी जो है वो है हमारे पास रीनल यानी कि मेडुलरी पिरामिड्स। अगर सी पार्ट को देखा जाए तो सी पार्ट बेटा कॉर्टिकल पार्ट है, और डी पार्ट जो है वो डीप इनटू द मेडुला पार्ट है, अंदर की तरफ। क्लियर? नाउ गो फॉर द ऑप्शन। ऑप्शन ए में ए लिखा है एड्रीनल ग्लैंड लोकेटेड एट द इंटीरियर पार्ट ऑफ द किडनी सिक्रेट कैटिकोलामीन विच स्टिमुलेट द ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन। ठीक है। ए डेफिनेटली आपका एड्रीनल ग्लैंड है, और एड्रीनल ग्लैंड से कैटिकोलामीन्स यानी कि इमरजेंसी हार्मोन्स निकलते हैं, जिसमें बेटा एक एपिनेफ्रिन है और एक आपके पास नॉर एपिनेफ्रिन है, और ये ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करवाते हैं ताकि ग्लाइकोजन टूट के ग्लूकोज बनाए, एंड दैट ग्लूकोज कैन बी यूज्ड फॉर द एक्टिविटीज, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। बी ऑप्शन पे आ जाओ। बी को इन्होंने लेबल करा है पेल्विस, जो कि ब्रॉड फनल शेप स्पेस है इनर टू हाइलम एंड डायरेक्टली कनेक्टेड टू द लूप ऑफ हेनले। क्लियर? देन उसके बाद सी बोलते मेडुला है, जो कि इनर जोन ऑफ किडनी है। वो तो क्लियर वैसे ही पता लग रहा है, सी इज नॉट मेडुला, सी इज द आउटर पार्ट विच इज कॉल्ड द कॉर्टेक्स। डी बोलते कॉर्टेक्स है, लेकिन डी बेटा मेडुला है क्योंकि डी आपका इनर पार्ट है। और बी जो है वो ये है जो डार्कली स्टेन्ड पार्ट है ना, दीज आर नॉट द पेल्विस, दीज आर बेसिकली कॉल्ड मेडुलरी पिरामिड्स। तो ये भी हो गया आपका गलत। सो द राइट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 11 इज ए ऑप्शन। नंबर 12 है आइडेंटिफाई ए टू डी इन द गिवन स्ट्रक्चर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंगली। तो आपके पास जो ए है दिस पार्ट, देन बी, देन सी, देन डी। तो सबसे पहले बेटा ए जो हम लोगों के पास है, ए डेफिनेटली कैलिक्स है, तो ए को हम लिखते हैं यहाँ पर कैलिक्स। सी जो है वो बेसिकली हम लोगों के पास पार्ट है, दैट इज बेसिकली द पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स जो कि मेडुला तक एक्सटेंडेड है। तो इतने से पोर्शन को नाम दिया जाता है रीनल कॉलम ऑफ बर्टेनी। What is renal column of Bertini? It is a part of the cortex which is extending into the medulla. Then B part है, B definitely बाहर का पार्ट है बेटा, तो बाहर वाले पार्ट को नाम दिया जाता है कॉर्टेक्स। और D को अगर आप देखो, it is coming from the kidney, so this part is commonly known as the ureter, which is actually carrying the urine. तो फटाफट से अगर आप ऑप्शन चेक करो तो बेटा ऑप्शन में ध्यान से देखो जरा, सिर्फ डी को देख लो आप एक बार, ये आपको क्लियर पता लग जाएगा। डी यूरेटर है, तो यहाँ डी कॉर्टेक्स गलत, डी कैलिक्स गलत, डी यूरेथ्रा गलत, बचा फर्स्ट ऑप्शन डी यूरेटर। सी रीनल कॉलम ऑफ बर्टेनी, बी आपका कॉर्टेक्स है आउटर पोर्शन, और ए कैलिक्स है। सो द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 12 इज द ए ऑप्शन। Clear? Then we have the question number 13 बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है कि the medullary pyramids project into the, medullary pyramids किस में प्रोजेक्टेड होते हैं? तो medullary pyramids अगर मैं डायग्राम वापस यहाँ पर ये आपको दिखाऊं तो वापस एक बार बना लेते हैं। दिस पार्ट इज द कॉर्टेक्स पोर्शन, तो ये बनते हैं हमारे पास medullary pyramids।
तो मेडुलरी पिरामिड्स एक्चुअली प्रोजेक्ट होते हैं किसके अंदर? दे प्रोजेक्ट इनटू द कैलिक्स, इनको कैलिक्स बोला जाता है। ये होती है माइनर कैलिक्स, जब माइनर आपस में जुड़ती हैं तो मेजर बनती हैं। मेजर खुलती हैं पेल्विस में जाके, मेजर किस में खुलती हैं? रीनल पेल्विस में। सो मेडुलरी पिरामिड्स प्रोजेक्ट इनटू द कैलिक्स। It is not cortex, not renal pelvis. So the right answer for the question number 13 is the A option. Question number 14 है the correct order of the processes that occur in the urine formation. Urine formation के टाइम पे correct order आपने बताना है। तो सबसे पहले बेटा जो यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द यूरोपोइसिस। इसको यूरोपोइसिस भी बोला जाता है, विच इज़ कॉमनली कॉल्ड यूरिन फॉर्मेशन। तो यूरिन फॉर्मेशन में सबसे पहला स्टेप होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसमें हम ब्लड को फिल्टर आउट करते हैं ताकि वेस्ट बना सकें। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। तो अब आप देखो फिल्ट्रेशन वाली ऑप्शन एक सी है, एक ए है, बी में लिखा है पहले सिक्रेशन, तो ये गलत हो गया, डी में सिक्रेशन, तो ये भी गलत है। तो अब आप ए और सी को कंपेयर करो। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बाद हम लोग करते हैं रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन का मतलब है कि अगर कोई यूजफुल चीज़ फिल्ट्रेट में है, वेस्ट में है, तो उसको वापस निकाल के ब्लड में डाला जाता है। एंड ऑब्वियसली रीएब्जॉर्प्शन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, क्योंकि 99.9% जो फिल्ट्रेट है वो हमारी बॉडी बेटा रीएब्जॉर्ब करती है, और जो लेस देन 1% बचा वो जाके वेस्ट बनाता है, जो एक्चुअल में यूरिन बनता है। और अगर मैं बात करूं लास्ट स्टेप की, तो लास्ट स्टेप आता है बेटा सिक्रेशन। सिक्रेशन का मतलब है कि अगर फिल्ट्रेशन के बावजूद भी कुछ अमाउंट ऑफ वेस्ट हमारे ब्लड में रह गया, तो उसको हम वापस फिल्ट्रेट में डालते हैं, दैट इज बेसिकली कॉल्ड सिक्रेशन। तो फर्स्ट स्टेप आता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेकेंड स्टेप आता है रीएब्जॉर्प्शन, और थर्ड स्टेप आता है सिक्रेशन। सो द सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो 14 का जो सही ऑप्शन हमारे पास है दैट इज सी। 15 नंबर क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ द ब्लड दैट इज फिल्टर्ड बाय द किडनी पर मिनट। एक मिनट में किडनी कितना अमाउंट ऑफ ब्लड जो है बेटा वो फिल्टर करती है, तो ये वैल्यू आपको याद करना है। इट इज 1100 to 1200 ml। ठीक है, इट इज एक्चुअली 1/5 ऑफ द कार्डियक आउटपुट। अप्रॉक्सीमेटली एक मिनट में हार्ट जो है वो 5 लीटर ब्लड पंप आउट करता है बेटा, तो उसका अप्रॉक्सीमेटली जो 1/5 है वो हमारा जाता है फिल्ट्रेशन के लिए। सो द राइट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 15 इज द बी ऑप्शन, दैट इज 1100 to 1200 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है नंबर ऑफ द लेयर्स विच आर इन्वॉल्व इन द फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड इन द ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस में जब ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा तो कितनी लेयर्स इन्वॉल्व होती हैं? अब लेयर्स इन्वॉल्वमेंट के लिए एक बार हम आपको डायग्राम बता देते हैं। सबसे पहले बेटा ये हमारे पास है कप शेप स्ट्रक्चर विच इज नोन एज द बोमेन कैप्सूल। क्लियर? बोमेन कैप्सूल की बाहर वाली लेयर है पैराइटल लेयर और अंदर वाली है विसरल लेयर। अब आप सपोज करो कि यहाँ पर हमने बना दिया एफरेंट आर्ट्रियोल, और ये आर्ट्रियोल अंदर जाके टूट के बनाता है कैपिलरी नेटवर्क। सो दिस इज द वॉल ऑफ द कैपिलरी। ये कैपिलरी की वॉल है आपके पास, ठीक है। और कैपिलरी की जो वॉल है इट इज रेस्टिंग अपॉन अ वेरी थिन मेम्ब्रेन। दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन। So basically beta we have total 3 layers. Number 1 is known as the visceral layer जो बोमेन कैप्सूल की inner layer है, then glomerular capillaries की जो wall है, and that wall is resting upon the basement membrane. ये तीनों membranes मिलके filtration करती हैं blood का. So these 3 membrane together makes the filtration membrane. Point is clear? तो कितनी layers involved हो गई? Definitely 3 हो गई। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हमारे पास बनेगा दैट विल बी द बी। इट इन्वॉल्व टोटल 3 लेयर्स विच मेक्स द फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17, पोडोसाइट आर प्रेजेंट। अब पोडोसाइट की बात आई है तो एक बार ही बोमेन कैप्सूल चेक करना पड़ेगा। तो बोमेन कैप्सूल का हम दोबारा डायग्राम बना लेते हैं। तो दिस इज बेसिकली द बोमेन कैप्सूल। अब बोमेन कैप्सूल में बेटा 2 लेयर्स हैं। आउटर लेयर है पैराइटल, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। पैराइटल में जो टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं वो फ्लैट सेल्स होते हैं, जिनको स्क्वैमस बोला जाता है, फ्लैट सेल।
ठीक है। इनर जो है वो बेसिकली हमारे पास है विसरल, और विसरल में बेसिकली होते हैं फुट सेल विच आर कॉल्ड पोडोसाइट। तो अगर आप इन सेल का डायग्राम देखो तो जैसे हमारे पाँव में होते हैं ना उंगलियां आगे की तरफ, और पूरे ऐसे पाँव आप रखते हो, तो ऐसी शेप होती है बिल्कुल इनकी, इसलिए इनको फुट सेल या फिर पोडोसाइट बोला जाता है, विच हेल्प इन द फिल्ट्रेशन प्रोसेस। तो पोडोसाइट कहाँ प्रेजेंट है? पोडोसाइट बेसिकली प्रेजेंट है बोमेन कैप्सूल में। कहाँ पर? एंडोथीलियल सेल्स ऑफ द बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल्स की जो अंदर वाली लेयर है, ठीक है। कौन सी लेयर है? ये वाली, दिस विसरल लेयर। आउटर इज पेराइटल, इनर इज बेसिकली कॉल्ड विसरल। सो इट इज एपिथेलियल सेल्स ऑफ द बोमेन कैप्सूल। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है सी। 18 में है अल्ट्रा फिल्ट्रेट जनरेटेड बाय द ग्लोमेरुलस इज हैविंग ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ब्लड प्लाज्मा एक्सेप्ट। तो इसमें बेटा सबसे पहले आप ये देखो कि जब आप ब्लड को फिल्टर आउट करते हो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में, तो फिल्ट्रेशन के टाइम पे सारा वेस्ट निकल के ब्लड से चला जाता है बोमेन कैप्सूल के ल्यूमेन में। सिर्फ जो ब्लड के सेल्स हैं और जो ब्लड प्रोटीन्स हैं वो कभी भी फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली पोर साइज छोटा है, दे कैन नॉट क्रॉस इट। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है प्रोटीन, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है आरबीसी, थर्ड ऑप्शन है डब्ल्यूबीसी, और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो ये जो अल्ट्रा फिल्ट्रेट बनता है बाय द फिल्ट्रेशन, वो उसमें सारे ब्लड प्लाज्मा के कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे, सिर्फ प्रोटीन को छोड़ के, आरबीसी को छोड़ के, डब्ल्यूबीसी को छोड़ के। तो आंसर क्या आएगा? डी। तो 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास है डी, कि जितने भी ब्लड सेल्स हैं या जो ब्लड प्रोटीन्स हैं विच आर पर्टिकुलरली कॉल्ड प्लाज्मा प्रोटीन, दे नेवर एंटर्ड इनटू द फिल्ट्रेट, दे नेवर क्रॉस द फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। पॉइंट इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है जीएफआर इन अ हेल्दी इंडिविजुअल। एक हेल्दी इंडिविजुअल में जीएफआर कितना होगा? जीएफआर क्या है हमारे पास? जीएफआर का फुल फॉर्म है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। क्या है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। 1 मिनट में किडनी कितना अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट बनाती है? 1 मिनट में ह्यूमंस की जो किडनी है वो कितना अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट बनाती है? दैट इज बेसिकली कॉल्ड जीएफआर। तो जीएफआर आपको याद करना है, दैट इज 125 मिलीलीटर पर मिनट। 1 मिनट में कितना बनता है? 125 ml बेटा। तो राइट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 20 इज ए ऑप्शन। 1 मिनट में है 125 ml, और अगर पर डे का पूछा गया इट इज 180 लीटर पर डे। एडिशनल याद कर लो, अगर पर डे का पूछा जाता है तो 180 लीटर पर डे, और अगर आपके पास 1 मिनट पर मिनट का पूछा जाता है जीएफआर, इट इज 125 ml पर मिनट। क्वेश्चन नंबर 21 है JGA यानी कि जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus, a sensitive region which regulate the glomerular filtration rate is present near the। JGA complex या JGA apparatus जो है it actually help in the regulation of the kidney function। whenever there is a fluctuation in the BP तो उससे बेटा GFR भी fluctuate करेगा। तो इस fluctuation को normal बनाने के लिए we have the JGA, that is juxtaglomerular apparatus और juxtaglomerular complex। तो इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक तो बेटा इसमें आते हैं JG सेल विच आर कॉल्ड juxtaglomerular सेल, और सेकेंड पार्ट इसमें आता है मैक्यूला डेंसा। ठीक है, ये दोनों बेसिकली किसकी मॉडिफिकेशन है? JG सेल मॉडिफिकेशन है DCT यानी कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। क्लियर। और एक हमारे पास आता है मैक्यूला डेंसा। दोनों को अगर आप मिलाओगे तो दोनों को मिलाने पर JGA बनेगा, या आप इसको JGC भी बोल सकते हो, juxtaglomerular apparatus और juxtaglomerular complex। तो उसमें जो JG सेल है और जो मैक्यूला डेंसा है ये दोनों मिलके किडनी के फंक्शंस को क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं। अब इसमें जो मैक्यूला डेंसा है इट एक्चुअली कंटेन द कीमोरिसेप्टर। मैक्यूला डेंसा में कीमोरिसेप्टर्स हैं, और JG सेल का मेन काम होता है टू सिक्रेट द रेनिन हार्मोन। ठीक है, और JG सेल का अगर मैं देखूं तो दीज आर द मॉडिफिकेशन ऑफ द एफरेंट आर्ट्रियोल, एंड जो हमारे पास मैक्यूला डेंसा है दैट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ द डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। सो राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 21 इज द C ऑप्शन।
क्योंकि फर्स्ट में बेटा डीसीटी पीसीटी है, वो पॉसिबल नहीं है, पीसीटी का तो कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है यहाँ पर। फिर बी में डीसीटी एंड इफरेंट आर्ट्रियोल है, इफरेंट नहीं है, एफरेंट आएगा। डी में लूप ऑफ हेनले का अगेन कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो वो भी हमारा गलत ऑप्शन है। सो द राइट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 21 इज सी। 22nd में है फॉल इन द जीएफआर एक्टिवेट्स द, अगर बाई चांस जीएफआर गिरता है, यानी कि जितना अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट किडनी को पर मिनट बनाना चाहिए किडनी उतना नहीं बना रही है, तो रेट कम हो गया, तो उस वजह से क्या एक्टिवेट होगा। बाई चांस अगर आपका जीएफआर कम होता है तो इसका मतलब हमारा जो बीपी है वो कम हो चुका है, देयर इज अ फॉल इन द ब्लड प्रेशर, तो इमीडिएट इट विल एक्टिवेट द जेजी सेल टू रिलीज द इंपॉर्टेंट हार्मोन दैट इज कॉल्ड रेनिन हार्मोन। तो अगर जीएफआर बेटा फॉल करेगा तो इमीडिएट जो हमारे जेजी सेल है वो एक्टिवेट हो जाएंगे और वो क्या सिक्रेट करेंगे, रेनिन। रेनिन हमारे बीपी को बढ़ाने का काम करेगा, जिस वजह से जीएफआर भी बढ़ जाएगा। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है जेजी सेल टू रिलीज द एल्डोस्टेरॉन, ये गलत है। जेजी सेल नेवर डायरेक्टली रिलीज द एल्डोस्टेरॉन, दे स्टिमुलेट द gland to release the aldosterone. JG cell to release the epinephrine, not possible. JG cell to release the norepinephrine, not possible. because बेटा जो एपिनेफ्रिन या नॉरएपिनेफ्रिन्स हैं ये दोनों इमरजेंसी हॉर्मोन्स हैं एंड दे बोथ आर कमिंग फ्रॉम द एड्रीनल ग्लैंड, दे आर नॉट कमिंग फ्रॉम द किडनी. So the right option for the question number 22 is A, that is fall in the GFR will activate the JG cell. तो JG cell क्या रिलीज करेंगे, रेनिन हार्मोन. क्वेश्चन नंबर 23 है ट्रांसपोर्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट थ्रू द लूप ऑफ हेनले टेक्स प्लेस बाय. इलेक्ट्रोलाइट्स में आयंस आते हैं लाइक सोडियम, क्लोराइड. बिकॉज वेन यू टॉक अबाउट द लूप ऑफ हेनले बेटा, तो लूप ऑफ हेनले में देखो दो लिम्स होती हैं. एक इसमें आती है डिसेंडिंग लिम्ब, ठीक है, विच इज हैविंग द फिल्ट्रेट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और एक इसमें आती है हमारे पास असेंडिंग लिम्ब इन विच द फिल्ट्रेट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन. नाउ एज यू नो द असेंडिंग इज परमिएबल टू NaCl, डिसेंडिंग इज परमिएबल टू वाटर ओनली. सो मीन्स अगर सॉल्ट का ट्रांसपोर्ट होना है तो वो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले पे होगा. तो ऑब्वियसली Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव का अगर ट्रांसपोर्टेशन करना है वो रिक्वायर द एनर्जी बिकॉज इट अकर बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट. क्लियर. तो द राइट ऑप्शन इज A, एक्टिवली. B, passively is not possible. Without energy consumption they cannot be transported. C, diffusion not possible. D again गलत है. तो 23 का जो राइट ऑप्शन हमारे पास बनता है दैट विल बी द A ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 24, एन ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव लूप ऑफ हेनले. अगर किसी ऑर्गेनिज्म के पास बेटा लूप ऑफ हेनले नहीं है दैट विल एक्सक्रीट व्हाट. अब देखो लूप ऑफ हेनले का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है. लूप ऑफ हेनले का सबसे इंपॉर्टेंट रोल आता है बेटा काउंटर करंट मैकेनिज्म में. काउंटर करंट मैकेनिज्म इज बेसिकली फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ द यूरिन. जितना स्ट्रॉन्ग ये मैकेनिज्म होगा उतना कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनेगा, उतना मैक्सिमम पानी बॉडी में रिटेन होगा. ठीक है. नाउ दैट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द लूप ऑफ हेनले. अब लूप ऑफ हेनले ही नहीं है तो काउंटर करंट मैकेनिज्म ऑपरेट नहीं होगा. वेरी सिंपल. सो इफ दिस मैकेनिज्म इज नॉट देयर दैट मीन्स वाटर प्रिजर्वेशन विल नॉट बी देयर, सो मैक्सिमम वाटर विल बी लॉस्ट इनटू द यूरिन. तो यूरिन का नेचर कैसा आना चाहिए, हाइपोटोनिक. हाइपोटोनिक मीन्स डाइल्यूट यूरिन. गेटिंग माई पॉइंट. हाइपोटोनिक का मतलब डाइल्यूट यूरिन. तो फर्स्ट ऑप्शन है नो यूरिन, गलत. बी ऑप्शन है डाइल्यूट यूरिन, यानी कि यूरिन का नेचर कैसा है, हाइपोटोनिक. इट कंटेन अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ वाटर. कॉन्सेंट्रेटेड पॉसिबल नहीं है. नो चेंज इन द यूरिन ऐसा नहीं है, चेंज तो आएगा ही आएगा. तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट ऑप्शन क्या बनता है, बी, दैट इज द डाइल्यूट यूरिन. 25th में है द मेन फंक्शन ऑफ द डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल ऑफ द नेफ्रॉन इज टू मेंटेन व्हाट. डीसीटी का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है. डीसीटी में सबसे पहले लिखा है पीएच इन द ब्लड. ये होगा क्योंकि बेटा डीसीटी में सिक्रेशन किया जाता है पोटेशियम का, हाइड्रोजन आयंस का, और रीएब्जॉर्प्शन किया जाता है बाइकार्बोनेट्स का, सोडियम का. तो इट हेल्प इन द रेगुलेशन ऑफ द पीएच. Sodium potassium balance, it is clear. Temperature of the blood, it is not the function of DCT. So the right option
फॉर द क्वेश्चन नंबर 25 इज द डी ऑप्शन, जिसमें DCT ब्लड का pH भी मेंटेन करेगा और प्लस सोडियम पोटेशियम का बैलेंस भी मेंटेन करेगा. तो 25 का जो राइट ऑप्शन बना दैट विल बी द डी ऑप्शन. देन क्वेश्चन नंबर 26 आता है, द कलेक्टिंग डक्ट ऑफ द नेफ्रॉन एक्सटेंड द किडनी फ्रॉम द कॉर्टेक्स टू वेयर. जो कलेक्टिंग डक्ट है वो कहाँ से कहाँ एक्सटेंड होती है. बेसिकली बेटा कलेक्टिंग डक्ट जो है वो कॉर्टेक्स से लेके जाती है मेड्यूला तक, इनर मेड्यूला, मेडुला के अंदर तक जाके खुलती है. ठीक है. सो कैप्सूल रीजन इज अ रॉन्ग आंसर. इनर पार्ट ऑफ द मेडुला इज करेक्ट. Outer part of the medulla incorrect. Middle part of the medulla is again incorrect. It actually extends into the inner part of the medulla. Question number 27, the function of the collecting duct is. Collecting duct का बेटा function क्या है? Collecting duct का सबसे important function क्या है? First है reabsorption of the water. ये बिल्कुल सही है क्योंकि कलेक्टिंग डक्ट इज परमिएबल टू द वाटर. तो फिल्ट्रेट में से पानी निकाला जाएगा, पानी को बेटा ब्लड में डाला जाएगा ताकि फॉर्मेशन हो सके हाइपरटोनिक यूरिन का. सेकंड है कीप ऑस्मोलैरिटी. ऑस्मोलैरिटी तो मेंटेन करेगा. मेंटेन द pH. तो इसमें आ जाते हैं ऑल ऑफ दीज. तो 27 का राइट ऑप्शन हमारे पास बनता है डी ऑप्शन. 28 नंबर क्वेश्चन हमारे पास आता है यहाँ पर, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एंड द वाटर दैट इज 70 to 80% फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज रीअब्सॉर्ब्ड इन विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन. 70 to 80% जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, ये क्वेश्चन आपका आ चुका है CBSE PMT 2012 में. तो मैक्सिमम पार्ट जो रीअब्सॉर्ब होगा इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर का, दैट विल बी डन इन द PCT विच इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, एंड दिस इज कॉल्ड ऑब्लिगेटरी रीअब्सॉर्प्शन. व्हाट इज ऑब्लिगेटरी रीअब्सॉर्प्शन? मीन्स इट इज कंपल्सरी. कंडीशन चाहे बॉडी में कैसी भी हो, यहाँ जो एब्जॉर्प्शन होना है वो होगा ही होगा. दैट इज अबाउट 70 to 80% इन केस ऑफ PCT. असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इनकरेक्ट. DCT में ऑब्लिगेटरी नहीं होता, फैकल्टेटिव होता है. इनकरेक्ट. डी ऑप्शन इनकरेक्ट. तो 28 का जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बना दैट विल बी द सी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 28 में हमारे पास आता है, चूज द मिसमैच पेयर ऑफ द नेफ्रॉन विद देयर फंक्शन. मिसमैच पेयर बताना है नेफ्रॉन का विद देयर फंक्शन. एंड अगेन द क्वेश्चन कम्स इन द 2012 AIPMT एग्जाम. फर्स्ट है बोमेन कैप्सूल, उसके सामने लिखा है बेटा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. सेकेंड है PCT रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द सोडियम एंड द पोटेशियम. DCT रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द ग्लूकोज. लूप ऑफ हेनले यूरिन कंसंट्रेशन. देखो बोमेन कैप्सूल में फिल्ट्रेशन होगा, दिस इज करेक्ट, होता है, डेफिनेटली होता है. PCT में रीएब्जॉर्प्शन है सोडियम पोटेशियम का, ये भी ठीक है, दिस इज हाउ इट बैलेंस द इलेक्ट्रोलाइट. DCT के सामने लिखा है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द ग्लूकोज. नाउ दैट इज इनकरेक्ट. ग्लूकोज बेसिकली जो रीएब्जॉर्ब होगा वो बेसिकली बेटा PCT में होगा, DCT में नहीं होता है. ठीक है. लूप ऑफ हेनले के सामने लिखा है यूरिन कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज अगेन करेक्ट. तो हमने मिसमैच पेयर बताना है. सो द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 29 इज द सी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 30 में है, इन केस ऑफ मैमल विच ब्लड वेसल वुड नॉर्मली कैरी द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ द यूरिया. लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ द यूरिया कौन सी वेसल कैरी करती है? फर्स्ट ऑप्शन है डॉर्सल एओर्टा, सेकंड है हेपैटिक वेन, फिर है हेपैटिक पोर्टल वेन और फिर आता है रेनल वेन. अब इसमें अगर आप सबसे पहले बात करो बेटा एओर्टा की, तो एओर्टा इज एक्चुअली कैरिंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक तरीके का, विच इज हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द बॉडी पार्ट. तो इसमें तो डेफिनेटली नहीं होगा. रीनल वेन की अगर मैं बात करूं तो रीनल वेन वो है जो किडनी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके बाहर निकलती है. तो मतलब ब्लड फिल्टर आउट हो चुका है और फिर वो ब्लड बाहर आ रहा है, तो वेस्ट तो वो अंदर डाल चुका है, तो मतलब रीनल वेन में भी नहीं होगा. अब बचा हेपैटिक वेन एंड हेपैटिक पोर्टल वेन. अब इन दोनों को समझ लो जरा. हेपैटिक वेन बेसिकली आप लोगों के पास वो है जो कि बेटा ब्लड कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड फ्रॉम द लिवर.
लिवर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, ठीक है। और एक है हिपैटिक पोर्टल वेन। अब पोर्टल वेन मैं पहले बता दूं, डाइजेस्टिव सिस्टम से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पहले भेजा जाता है लिवर को, और देन लिवर से वो ब्लड जाता है हार्ट के पास। दिस इज कॉल्ड हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन। तो डाइजेस्टिव सिस्टम से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जब लिवर को दिया जाएगा तो कौन सी वेन उसको लेके जाती है? हेपेटिक पोर्टल वेन। दिस वेन कंटेन द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विच एक्चुअली कंटेन ग्लूकोज, अमोनिया, टॉक्सिक सब्सटेंसेस। इसीलिए तो इसको हार्ट को नहीं देंगे, पहले लिवर को देंगे। लिवर उसमें से क्या करेगा? ग्लूकोज का ग्लाइकोजन बना के स्टोर करेगा। अमोनिया या सॉरी जो अमीनो एसिड्स हैं जो प्रोटीन के टूटने से बने हैं उनसे अमोनिया बना के देन उनसे फॉर्मेशन करवाता है यूरिया का। तो मतलब हेपेटिक पोर्टल वेन डू नॉट कंटेन द यूरिया। Now which contain carry the largest amount of the urea? It is the hepatic vein which is coming out from the liver. It is carrying the deoxygenated blood and that blood contain a very good amount of the waste material that is called urea. So the right answer for the question number 30 is the B option, that is the hepatic vein. Question number 31, the part of the nephron which is involved in the active reabsorption of the sodium. NEET 2016 में आ चुका है, एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करना है बेटा सोडियम का। तो कौन सा पार्ट है जो एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करेगा? इट इज ऑब्वियसली द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, जहां पर 70 to 80% रीअब्जॉर्प्शन होता है इलेक्ट्रोलाइट का, विच इज बेसिकली कॉल्ड ऑब्लिगेटरी रीअब्जॉर्प्शन। क्लियर? तो राइट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 31 इज बी, दैट इज द पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। 32, NaCl is returned to the interstitium. NaCl को interstitium में returned कौन करता है? तो returned करने के लिए है ascending limb of loop of Henle. Now when you talk about the ascending limb of loop of Henle बेटा, this loop is actually permeable to NaCl, तो ये NaCl इसमें से निकलेगा और blood में जाएगा। Descending limb of loop of Henle cannot be the answer क्योंकि it is only permeable to water. Ascending limb of vasa recta, when you talk about the vasa recta which is again U shape, तो vasa recta में बेटा फ्लो जो है ब्लड का वो इस तरीके का है। तो ये वाली जो आर्म है दिस इज बेसिकली कॉल्ड द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द वासा रेक्टा और इसको बोला जाता है असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। तो जैसे जैसे आप ब्लड का नीचे फ्लो करवाओगे ब्लड की ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी क्योंकि उसमें NaCl ऐड होगा, और बाई चांस अगर NaCl ज़्यादा होता है तो असेंडिंग लिम्ब से निकाल भी दिया जाता है। समझे? तो NaCl को इंटरस्टिशियम में वापस रिलीज कौन करेगा? इट इज द असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। तो 32 का जो करेक्ट आंसर हमारे पास है दैट विल बी द सी ऑप्शन। 33 में है काउंटर करंट मैकेनिज्म हेल्प टू मेंटेन अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड दिस ग्रेडियंट हेल्प इन व्हाट? काउंटर करंट में जो ग्रेडियंट बनता है NaCl और यूरिया की वजह से वो आपकी किस में हेल्प करेगा? Easy passage of the water from the medulla to the collecting tubule and thereby concentrating the urine. Clear? Easy passage of the water from the collecting tubule to the interstitial fluid thereby concentrating the urine. पहली ऑप्शन में वाटर बोलते मेडुला से कलेक्टिंग टिब्यूल में जाएगा। अगर कलेक्टिंग में जाएगा तो हम वाटर प्रिजर्व नहीं कर पाएंगे, तो उस केस में तो वैसे भी डाइल्यूट यूरिन बनेगा, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत। सेकंड है पानी का पैसेज होगा फ्रॉम द कलेक्टिंग टिब्यूल लाइक PCT, DCT टू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड ताकि उसको हम ब्लड में डाल सकें, जिस वजह से बॉडी में से हाइपरटोनिक यूरिन निकलेगा विच इज बेसिकली अ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। दैट इज द करेक्ट वन। Easy passage of the water from the medullary interstitial fluid to the collecting tubule and thereby diluting the urine. ये नहीं होता है क्योंकि काउंटर करंट का मेन काम है पानी का प्रिजर्वेशन। पानी प्रिजर्व करो और कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बॉडी से निकालो। Inhibition of the passage of the water between the collecting duct and the medulla, so isotonic urine is formed. अगर ये हो ही गया फिर तो काउंटर करंट काम ही नहीं करेगा। So the right option for the question number 33 is the B option. Then 34 नंबर क्वेश्चन, द ह्यूमन यूरिन इज यूजली एसिडिक। ह्यूमन यूरिन जो है वो यूजली कैसा होता है? एसिडिक होता है। किस वजह से? क्वेश्चन आ चुका है आपके AIPMT 2015 में।
The sodium transporter exchange one hydrogen ion for each sodium ion in peritubular capillaries. They excreted plasma protein are acidic in nature. ये तो वैसे भी गलत है क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन आ नहीं सकते फिल्ट्रेशन के टाइम पे. पोटेशियम एंड सोडियम एक्सचेंज जनरेट द एसिडिटी. क्लियर. हाइड्रोजन आयन आर एक्टिवली सीक्रेटेड इनटू द फिल्ट्रेट. तो यहाँ पर बेटा सोडियम पोटेशियम की वजह से एसिडिटी नहीं आती है, ना ही सोडियम ट्रांसपोर्टेशन एक्सचेंज की वजह से आती है. इट इज़ बेसिकली ड्यू टू द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. आपको पता है अगर H पॉजिटिव बढ़ते हैं तो pH कम होती है, बोथ आर इन्वर्सली रिलेटेड. तो हाइड्रोजन आयन को सीक्रेट किया जाता है इनटू द फिल्ट्रेट, जिस वजह से अल्टीमेटली ह्यूमन यूरिन इज एसिडिक इन नेचर, स्लाइटली एसिडिक. pH कितना होता है 6. So the right answer for the question number 34 is the D option. Question number 35. The renal fluid isotonic to the cortical fluid and the blood is found in. जो फ्लूइड आइसोटॉनिक है मतलब सेम कंसंट्रेशन पे है कॉर्टिकल फ्लूइड के साथ एंड ब्लड के साथ, वो बेसिकली कहाँ मिलेगा. तो यहाँ पर बेटा अगर हम नेफ्रॉन के डायग्राम को एक बार ही देखें तो सपोज ये बोमेन कैप्सूल है, दिस पार्ट इज कॉल्ड पीसीटी, दिस पार्ट इज द लूप ऑफ हेनले, फिर ये बना दिया हमने डीसीटी और ये बन गया हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट. Now when you look at the part, this is the part PCT. PCT is permeable to both salt and water. तो यहाँ पर आइसोटॉनिक होने के चांसेस हैं, ठीक है, क्योंकि ये पानी और सॉल्ट दोनों के लिए परमिएबल है. दिस इज द डिसेंडिंग लिम्ब, परमिएबल ओनली टू वाटर. तो यहाँ पर फिल्ट्रेट का नेचर हाइपरटोनिक होगा. ये असेंडिंग लिम्ब है, परमिएबल टू NaCl. तो यहाँ पर बेटा फिल्ट्रेट का नेचर हाइपो हो जाएगा. DCT is permeable to water and salt both. तो again it is isotonic in nature. Collecting duct में as you know hypertonic हो जाएगा फिर से. तो पार्ट कौन से बच्चे? One part is PCT, another part is DCT where we have isotonic filtrate जिसका concentration और cortical fluid का concentration same होता है. So the right answer for the question number 35 is the C option. Then we have the question number 36. Which of the following causes an increase in the sodium reabsorption in the DCT? DCT मतलब distal convoluted tubule में सोडियम के reabsorption को कौन इंक्रीज करता है? क्वेश्चन आ चुका है PMT 2014 में. सबसे पहला है इंक्रीज इन द एल्डोस्टेरॉन लेवल. एल्डोस्टेरॉन को कॉमनली बेटा सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन बोला जाता है बिकॉज इट हेल्प इन द रिटेंशन ऑफ द सॉल्ट, particularly NaCl. So this could be the answer. Second है increase in the ADH level. ADH is anti-diuretic hormone. Anti-diuretic hormone को water retaining hormone बोला जाता है, तो ये water का retention करवाता है, ठीक है. So ADH is called water retaining hormone. It help in the retention of water, not salt directly. डिक्रीज इन द एल्डोस्टेरॉन लेवल, ये तो गलत ही होगा. अगर एल्डोस्टेरॉन कम हो गया तो सॉल्ट को रिटेन कौन करवाएगा, ठीक है. देन डिक्रीज इन द एंटी डायूरेटिक हार्मोन लेवल, ये भी आपके पास गलत है. सो द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 36 इज द ए ऑप्शन. दिस इज द हार्मोन विच एक्चुअली इंक्रीज द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द सोडियम बिकॉज इट इज अ सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन. तो 36 का जो सही ऑप्शन हमारे पास है दैट विल बी द ए ऑप्शन. Question number 37. ANF which is known as the anti-natriuretic factor. ठीक है, एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर भी बोल सकते हैं इसको, या एंटी नाट्रियूरेटिक फैक्टर भी बोल सकते हैं. इट इज़ रिलीज्ड बाय. तो बेटा इसके नाम में ना इसका आंसर है, ध्यान से सुनो, ANF है. इट इज़ कॉमनली नोन एज एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर. एट्रियल वर्ड इज कमिंग फ्रॉम द एट्रियम. एट्रियम मीन्स ऑरिकल, यानी कि हार्ट का जो अपर पार्ट है, अपर चैम्बर है. सो लंग्स इज नॉट द आंसर, किडनी इज नॉट द आंसर, इट इज द हार्ट. हार्ट में भी कौन सा पार्ट? एट्रिया. सो द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 37 इज द सी ऑप्शन, दैट इज द हार्ट. क्वेश्चन नंबर 38. द ANF चेक द मैकेनिज्म ऑन. ANF मैकेनिज्म किस चीज को चेक करता है? ANF एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर
किसको चेक करता है? इट एक्चुअली चेक द रेनिन एंड एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। बिकॉज बेटा ANF आपकी बॉडी में कब सीक्रेट होता है? अगर हमारा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ANF का सिक्रेशन होगा, क्योंकि वो ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करता है, कम करता है। कैसे करेगा? चेक करेगा। किसको चेक करेगा? रेनिन एंड एंजियोटेंसिन को, क्योंकि वो बढ़ाने का काम करते हैं, तो ये उनके ऊपर चेक रखेगा। क्लियर? तो फर्स्ट ऑप्शन गलत, सेकंड गलत, थर्ड ऑप्शन है रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। सो द क्वेश्चन आंसर फॉर द 38 इज राइट, सी ऑप्शन। डी में लिखा है ऑक्सीटोसिन एंजियोटेंसिन, दैट इज अगेन अ रॉन्ग आंसर बेटा। ऑक्सीटोसिन का कोई रोल नहीं है, और काउंटर करंट आपको पता है वो हाइपरटोनिक यूरिन बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजियोटेंसिन 2 इंक्रीज द GFR एंड द ब्लड प्रेशर एज इट इज व्हाट? एंजियोटेंसिन 2 अगर ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, GFR बढ़ाएगा, तो क्यों बढ़ाएगा? Because it is a very strong vasoconstrictor. When I am saying vasoconstrictor means it help in the contraction of blood vessel. किसका contraction करवाता है? Blood vessel का. That is why it increase the blood pressure as well as the GFR. So the right answer for the question number 39 is the B. That is vasoconstrictor. Then next question, an adult human excrete on an average एक adult human कितना यूरिन बेटा पर डे रिलीज करते हैं? तो इसका जो है वो देख लो कि अप्रॉक्सीमेटली जो एक दिन में फिल्ट्रेट बनता है वो 180 लीटर पर डे बनता है। ठीक है, इसमें से अप्रॉक्सीमेटली 99% जो होगा वो रीएब्जॉर्ब हो जाएगा हमारे पास, और रिमेनिंग 1% विल मेक द यूरिन। So the amount of the urine is 1 to 1.5 liter urine per day. That is the right answer for the question number 40 is the B. Question number 41, on an average the amount of the urea in gram excreted out per day, because we are ureotelic animal. तो ureotelic में definitely बेटा कौन सा waste निकलता है? यूरिया निकलेगा। कितना ग्राम ऑफ यूरिया निकलता है? 25 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, द अमाउंट ऑफ द यूरिया इज दिस। तो 41 का है ए। इंडिकेशन ऑफ द डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस ऑब्वियसली नोन एज अ डायबिटीज और द शुगर डिजीज। तो इसमें इंडिकेशन क्या है कि एक तो पर्सन के ब्लड में ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ जाता है, तो ग्लूकोज स्टार्ट रिलीजिंग इन द यूरिन ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन, बिल्कुल क्लियर। इस कंडीशन को कॉमनली बोला जाता है ग्लाइकोज यूरिया। प्रेजेंस ऑफ द कीटोन बॉडीज इन द यूरिन, ये भी होगा क्योंकि फैट्स का बहुत ब्रेकडाउन होता है, तो इट इज कॉल्ड द कीटोन यूरिया। प्रेजेंस ऑफ द अमीनो एसिड इन द यूरिन, ये नहीं होगा। सो द राइट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 42 इज द डी, that is glucose as well as ketone bodies in the urine. 42 है the primary function of the sweat. Sweating होती है, sweat gland से sweat निकलता है which mainly contain NaCl, water, a very little amount of the urea. ठीक है, तो इसका main काम होता है cooling देना body को, primary function. When they are asking about primary function, तो primary function होता है cooling का, लेकिन एडिशनल फंक्शन क्या है कि एक्सक्रीशन भी कर देता है। तो प्राइमरी फंक्शन के हिसाब से कूलिंग ऑफ द स्किन इज द प्राइमरी फंक्शन। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। सेबेशियस ग्लैंड एलिमिनेट द स्टीरोल, हाइड्रोकार्बन एंड वैक्सेस। ऑयल ग्लैंड है तो काइंड ऑफ ऑयली सिक्रेशन रिलीज होती है। सिक्रेशन ऑफ द सेबेशियस ग्लैंड प्रोवाइड ऑयली प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द स्किन, ये भी ठीक है। Small amount of the nitrogenous waste eliminated through saliva, this is also clear। तीनों स्टेटमेंट आपके पास ठीक हैं। Saliva contain a very little amount of urea। ठीक है, तो स्पिटिंग के टाइम पे जब सलाइवा थोड़ा सा माउथ से निकाला जाता है तो डेफिनेटली एक तरीके से आप मान के चलो कि यूरिया निकल गया। बहुत ज़्यादा नहीं होता है, अ वेरी लिटल अमाउंट, बट वी कैन से कि सलाइवा के थ्रू देयर कैन बी द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। तो करेक्ट स्टेटमेंट में आपके पास बनता है डी। तो 44 का राइट आंसर आता है डी ऑप्शन।
45th में आप लोगों के पास यहाँ पर आता है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द हीमोडायलिसिस प्रोसीजर। हीमोडायलिसिस प्रोसीजर के लिए बेटा करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। हीमोडायलिसिस इज द अल्टीमेट मेथड इन द करेक्शन ऑफ द एक्यूट रीनल फेलियर। रीनल फेलियर में करा जा सकता है। ब्लड इज ड्रेन्ड फ्रॉम अ कन्वीनियंट आर्टरी एंड पम्प्ड इनटू द डायलाइजिंग यूनिट विच कंटेन द हेपारिन। सी ऑप्शन है द डायलाइजिंग यूनिट हैव अ कॉइल्ड पैराफिन ट्यूब सराउंडेड बाय द डायलाइजिंग फ्लूइड। डी है द कंपोजिशन ऑफ द डायलाइजिंग फ्लूइड इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द प्लाज्मा। पहली बात तो डिफरेंट नहीं होता है, नॉर्मल प्लाज्मा के जैसा होगा। क्लियर। पैराफिन की ट्यूब नहीं होती है, सेलोफेन की ट्यूब ली जाती है जो कि सेमी परमिएबल नेचर की है। क्लियर। देन अगर इसमें देखा जाए कि ब्लड इज ड्रेन फ्रॉम अ कन्वीनियंट आर्टरी, तो रेडियल आर्टरी से लिया जाता है क्योंकि उसमें ब्लड फ्लो करता है अंडर हाई प्रेशर। पंप किया जाता है इनटू अ डायलाइजिंग यूनिट विच कंटेन द हेपारिन, दैट इज करेक्ट। एक्यूट रीनल फेलियर में hemodialysis is not the ultimate method. So right answer for the question number 45th is B. लास्ट इसमें है इन केस ऑफ यूरीमिया। यूरीमिया कंडीशन में जो यूरिया है इट कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रोसेस। यूरीमिया कंडीशन वो है जब आपकी किडनी प्रॉपर काम नहीं कर रही है, तो ब्लड में बेटा यूरिया का अमाउंट बहुत बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा, नॉर्मल से ज़्यादा, क्योंकि किडनी काम नहीं कर रही है तो यूरिया निकल नहीं रहा। तो फिर उस केस में यूरिया को निकालने का, रिमूव करने का सबसे बेस्ट मेथड क्या है? फर्स्ट है हीमोलाइसिस। हीमोलाइसिस का तो मतलब है आरबीसी का ब्रेकडाउन, ये नहीं होगा। हीमोडायलिसिस इज डेफिनेटली द राइट ऑप्शन विच कैन बी यूज्ड for removing the excess amount of urea. Dialysis is a normal procedure, but when we talk about hemodialysis, that means कि we are filtering the blood so that we can separate the waste material that is called urea. Micturition is actually the removal of the urine, so it is not the right option. C is not the right option. The right option for the question number 45th is the B1, that is called hemodialysis, by which we can remove excess amount of the urea which is accumulated in the blood when the kidneys are not properly functioning. Clear? So that's all for this lecture. Hope you are enjoying the benefits of our lecture. Thank you and bye bye.